वो साल 1945 का अगस्त का महीना था। तारीख थी 6 और 9 अगस्त। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। हिरोशिमा में 1,29,000, जबकि नागासाकी की बात कर लें तो 2,26,000 लोगों की मौत हो गई थी। हम 77 साल पहले की घटना और एटम बम का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटम बम बनाने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही रसायन भारत और नेपाल सीमा के पास विराटनगर से बरामद किया गया। यूरेनियम को तस्करी के जरिए नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि तस्करी कर यूरेनियम भारत क्यों लाया जा रहा था? आखिर तस्करों और यूरेनियम मंगाने वालों की मंशा क्या थी? क्या भारत को दहलाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही? तो अररिया से सटे नेपाल के विराटनगर में आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने यूरेनियम जैसे दिखने वाले 2 किलोग्राम रसायन के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो 15 लोग हैं जिन्हें इस रसायन के साथ गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस फिलहाल इस रसायन को जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज चुकी है। पुलिस इस बात की जांच में अब जुटी है कि 2 किलोग्राम संदिग्ध रसायन आखिर है क्या और इसे किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला था। वहीं गिरफ्तार 15 लोगों से नेपाली पुलिस सख्ती से इस वक्त पूछताछ में भी जुटी हुई है। बता दें कि नेपाल की करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा अररिया जिले से लगती है, लिहाजा यूरेनियम जैसा प्रतीत होने वाला रसायन अगर जांच में यूरेनियम ही निकलता है तो भारत के लिए यह रेड अलर्ट साबित होगा, क्योंकि खुली सीमा से किसी भी तरह की चीज की तस्करी हो रही है। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी इस रसायन की जांच पर नजर है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम जैसा रसायन का मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो 20 किलो, अब यूरेनियम के बारे में जरा जान लीजिए कि ये कितना खतरनाक होता है। यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी बेहद खतरनाक है, बेहद शक्तिशाली होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 29% यानी कि 17 लाख टन यूरेनियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी स्थित नो मेंस लैंड एरिया पे। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है सामने नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। बीते दिनों नेपाल के इलाके में वहाँ की पुलिस ने 2 किलोग्राम यूरेनियम जैसे दिखने वाले पदार्थ के साथ जो है कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद जो है नेपाल और भारत के इलाके में खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट मोड पर हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय सीमा जो है जोगबनी है, वहाँ पर एसएसबी के जवान तैनात हैं। और बता दें कि जिस तरीके से नेपाल की ज़मीन और सीमांचल के इलाके से जिस तरीके से भारत विरोधी कार्य को अंजाम देने के मामले में फुलवारी शरीफ केस हुआ है, एसडीपीआई और पीएफआई जैसे जो संगठन है सनातनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए लगातार जो उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। चूँकि नेपाल और जो अररिया है उसकी खुली सीमा करीब 100 किलोमीटर की लगती है। नेपाल पुलिस जो है दरअसल इस बात की जांच करने में जुटी है कि यह 2 किलोग्राम यूरेनियम जैसा दिखने वाला जो पदार्थ है दरअसल है क्या। तो इसके लिए लैब भेजा गया है। यदि यूरेनियम जैसा दिखने वाला पदार्थ यदि यूरेनियम ही होता है तो भारत के इलाके के लिए यह किसी रेड अलर्ट से कम नहीं होगा। ऐसे में स्थानीय लोग से जानते हैं कि ये मामला है, क्या बरामदगी हुई है, कितना खतरनाक है इलाका। विराटनगर में 2 किलो यूरेनियम जैसा पदार्थ के साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात, अहम बात है कि भारत नेपाल खुली सीमा होने के नाते यहाँ निर्बाध गति से
तस्करी का काम जारी है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार थे जिन्होंने यह बताया कि विराटनगर के इलाके में जिस तरीके से 2 किलोग्राम यूरेनियम जैसा दिखने वाला पदार्थ जो जब्त किया गया है और 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि यूरेनियम है या कुछ और विस्फोटक पदार्थ। यदि यह जांच में यूरेनियम ही निकलता है तो ऐसे में भारत के लिए यह जो है किसी रेड अलर्ट से कम नहीं होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम जैसा रसायन का मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कि जो अंतर्राष्ट्रीय खुला हुआ नेपाल और भारत का सीमा है उसके अंदर इस तरह का प्रतिबंधित जो यूरेनियम है इसका आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये यूरेनियम भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में मिले हैं, जिसके बाद भी हमारी भारत सरकार को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन इस यूरेनियम को अगर गलत आदमियों के हाथ में चला जाए तो उसमें नक्सली भी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं और कोई भी ऐसे लोग जो देशद्रोही होते हैं, जो अपने नापाक इरादों से आंतरिक सुरक्षा और देश के माहौल को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यूरेनियम बेहद खतरनाक रसायन है, इसके बावजूद इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आखिर क्या है यूरेनियम, इसे भी जानना जरूरी है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सुंदर, सफेद और चमत्कार रसायन इसे कहा जाता है। खुले में रखने से इसमें आग लग सकती है। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक धातु भी है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब यूरेनियम से पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। इसकी क्षमता, इसकी ताकत का जरा अंदाजा लगाइए। तो इससे पूरी दुनिया को सदियों के अंधेरे में धकेला भी जा सकता है, यानी दुनिया का विनाश भी इससे हो सकता है। यूरेनियम से नरसंहार का सामान यानी कि एटम बम बनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। 2 शहरों को बर्बाद करने में 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया। 64 किलो यूरेनियम का महज 0.002% ऊर्जा उत्सर्जित हो सकती थी। 20 किलो यूरेनियम से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। अब जरा आप इसकी क्षमता और मारक क्षमता और शक्ति का अंदाजा लगाइए। यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी बेहद खतरनाक होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है। पूरी दुनिया का 29% यानी कि 17 लाख टन यूरेनियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में हुई क्रॉस वोटिंग पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के 8 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया, जिसके लिए वो उनका आभार जताते हैं। उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस वोटिंग से यह साफ जाहिर है कि विपक्ष के लोग भी एनडीए की नीति से सहमत हैं। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के बाद उनकी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू से हुई और उन्होंने सहयोग के लिए बिहार के प्रतिनिधियों के प्रति अपना आभार जताया। आज महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई। बिहार वासियों का उन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है और बिहार में एक खुशी की बात यह है कि 8 से ज़्यादा विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने का काम किया। कुल मिला के 133 वोट मिले हैं। 125 की हमारी स्ट्रेंथ थी क्योंकि 26वां वोट सुभाष सिंह जी नहीं आ पाए थे और 2 वोट रिजेक्ट हुए हैं। उसके बावजूद भी हमें 133 वोट मिलना यह बताता है कि हमारे विरोधी दल में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो विरोधी दल के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और एनडीए के साथ जाना उन्होंने पसंद किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में 126 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग हटकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया। इस पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दिल की आवाज पर मतदान की अपील की थी।
शायद विधायकों ने दिल की आवाज सुना और आदिवासी समाज की महिला के समर्थन में मतदान किया। कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा था कि दिल की आवाज सुनिए, तो लगता है कि जितने अन्य राज्यों में विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने दिल की आवाज सुनी और उन्होंने अपने पार्टी से लाइन से अलग हटकर द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में अपना मतदान देकर अपनी दिल की आवाज और एक आदिवासी दलित महिला को राष्ट्रपति के पद पर बनाने में अपना योगदान। शेखपुरा में पत्थर माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से उत्खनन जारी है। ताजा मामला ये कि शेखपुरा जिले में 16 पहाड़ों का लीज हुआ, जिसमें 9 भूखंड का उत्खनन का कार्य पिछले 3 महीने पहले ही समाप्त हो गया। लीज की शर्तों के मुताबिक अवधि समाप्त होने के बाद लीज एरिया में पत्थर का उठाव डीएम के आदेश पर किया जाना है और उत्खनन का कार्य किसी भी स्थिति में गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन पत्थर माफियाओं ने शर्तों के खिलाफ अवैध उत्खनन कर करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया है और ये इस वक्त भी जारी है। इलाके में पत्थर उत्खनन और भंडारण के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। माइनिंग एरिया का निरीक्षण किया था, जिसमें शिकायतें आ रही थी कि ओवरलोडिंग वाहन या चालान के माध्यम से किया जा रहा है, परंतु ऐसा कोई वहाँ पर नहीं पाया गया। कुल 4 गाड़ी का चेक किया गया था जो वहाँ पर लोडिंग किया जा रहा था, सभी में वजन जो है चालान के अनुसार था, ऐसी कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं थी। हाँ, दूसरी जगह एक जगह मिला जहाँ पर इलीगल स्टॉक किया गया था, उस पर माइनिंग विभाग के द्वारा फाइनिंग किया जा रहा है। शेखपुरा जिले में पहाड़ों में अवैध उत्खनन की शिकायतें काफ़ी मिला करती हैं। हालांकि डीएम के नेतृत्व में काफ़ी छापेमारी भी चल रही है ताकि अवैध उत्खनन पर रोक लग सके। शेखपुरा जिले में 16 पहाड़ का लीज हुआ था, जिसमें 9 पहाड़ों का लीज समाप्त हो चुका, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। मात्र 7 लीज धारक ही पहाड़ों में उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। जिसका समाप्त हुआ है उसमें स्पष्ट जो माइनिंग एक्ट के आधार पर जो निर्देश है कि किसी भी स्थिति में जो माल वहाँ रखा हुआ है वो डीएम के आदेश पर ही उसका उठाव करेंगे। लेकिन यहाँ मिली भगत से कहिए, स्थानीय जो भी लोगों की मिली भगत से रात में भी उठाव का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिसकी सूचना डीएम को मिली, डीएम ने अपने नेतृत्व में छापेमारी किया और बड़े पैमाने पर यहाँ पत्थर उत्खनन में जो गिट्टी और अति को जब्त किया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा हुआ है। जरूरत है कि लगातार मॉनिटरिंग करने का, ताकि सरकार का जो करोड़ों का राजस्व की हानि हो रही है उस पर रोक लग सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।